नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय सैद्धांतिक में आज परिचर्चा का विषय है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, कहाँ कहाँ की जाती है, यह कितनी उपयोगी है, आज हम आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले गैस वेल्डिंग के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि आखिर गैस वेल्डिंग क्या होती है। तो गैस वेल्डिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेल्डिंग होती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दो गैसों की सहायता से गैस वेल्डिंग की क्रिया को संपादित किया जाता है। तो दोनों गैसों को जलाते हैं और एक केंद्रित भाग की मदद से उच्च तापमान पर फिलर मटेरियल को पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट पर लगाया जाता है, जिससे कि वह पिघलकर वेल्डिंग पॉइंट में आसानी से सेट हो जाती है। अर्थात गैस वेल्डिंग तभी संभव है जब इसमें फिलर मटेरियल और एक फ्लेम यूज करके गैप को फिलर मटेरियल की सहायता से फ्लेम द्वारा भरा जाता है और वेल्डिंग क्रिया संपादित हो जाती है। उसके बाद गैस वेल्डिंग, पहले ये समझ लें कि गैस वेल्डिंग महत्वपूर्ण क्यों है, कहाँ कहाँ की जाती है। तो दोस्त रेलवे में जब जहाँ मालगाड़ी के डिब्बे बनाने हो तो मालगाड़ी के डिब्बे में कहीं ना कहीं वेल्डिंग करके ही बनाया जाता है। बिना वेल्डिंग के डब्बे नहीं बन पाएंगे। तो उसके बाद हवाई जहाज़ की फैक्ट्री में भी वेल्डिंग का कार्य किया जाता है। जैसे कि हवाई जहाज़ बनती है तो उसके नीचे का स्टैंड पोर्शन जिस पे वो खड़ी रहती है या उसके कई पार्ट्स जो जुड़ जुड़ के ही बने हुए हैं, तो इसमें भी वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों में जैसे कोई भी वाहन बनाना हो, चाहे वो छोटा हो, साइकिल से लेकर ट्रैक्टर तक, उसके स्टैंड और उसके कई पार्ट्स जो हैं वेल्डिंग क्रिया द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। तो ट्रैक्टर फैक्ट्री में भी वेल्डिंग करना पड़ता है। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भी वेल्डिंग क्रिया ज़्यादा की जाती है। जैसे बंदूक बनाना हो, टैंक बनाना हो, कोई बड़ा वाहन बनाना हो, इन सबको भी बनाने में वेल्डिंग क्रिया संपादित करनी पड़ती है। उसके बाद भवन निर्माण में भी वेल्डिंग की मेन भूमिका होती है। जैसे कि भवन निर्माण कर रहे हों तो उसमें ग्रिल, जंगले या अन्य तरह की जो लोहे से बनी चीज़ें हैं वो बिना वेल्डिंग की संपादित नहीं हो पाती है। तो भवनों में भी वेल्डिंग का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है पुल बनाने में। यदि हम किसी नदी के ऊपर पुल बनाते हैं या समुद्र में पुल बनाते हैं तो भी वहाँ पे बिना वेल्डिंग के पुल बनाना संभव नहीं है। और आजकल तो वेल्डिंग ऐसी विकसित हो गई है जिससे कि हम समुद्र के अंदर नीचे जाकर समुद्र की गहराई में तल पे वेल्डिंग क्रिया को संपादित कर सकते हैं, वो भी आसानी से।
जिसको कि हाइपरबारिक वेल्डिंग कहा जाता है। फिर अगला है अंतरिक्ष उद्योग में, जैसे कि प्लेन बनाना हो तो भी, कोई रडार बनाना हो, कोई सैटेलाइट बनाना हो, तो इसमें भी बिना वेल्डिंग के संभव नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें वेल्डिंग क्रिया करनी पड़ती है। फिर है फर्नीचर बनाने में, फर्नीचर यानी कोई चेयर बनानी है जो लोहे से बनी हो, तो उसमें भी वेल्डिंग करके ही बनाया जाता है। या तो फर्नीचर पाइप से बनाया जाता है या फिर फ्लैट से बनाया जाता है, तो इसको भी वेल्डिंग करके ही बनाना पड़ता है। अगला है साइकिल उद्योग में, साइकिल बनाना हो तो भी उसके फ्रेम तैयार करने में गैस वेल्डिंग का मुख्य भूमिका होता है। बिना वेल्डिंग के साइकिल का स्टैंड, साइकिल का फ्रेम नहीं बनाया जा सकता है। फिर भारी उद्योगों में, जैसे भारी उद्योगों में जो बड़े बड़े वाहन बनाती है, वो भी वाहन कहीं ना कहीं जोड़ जोड़ के ही बनाए जाते हैं। रिपेयरिंग में तो गैस वेल्डिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। कोई भी वस्तु जिसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो लोहे की या किसी धातु की बनी है, तो काम करते करते वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। टूट जाती है तो दोस्तों उसको फेंका नहीं जा सकता, उसको फिर से वेल्डिंग द्वारा रिपेयर किया जा सकता है। रिपेयर करके कम खर्चे में ही हम उस वस्तु को फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब उसको यूज करना हो तो पुनः यूज करना हो टूटी हुई चीज़ों को, तो रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद टावर निर्माण में, जो भी टावर बनाए जाते हैं, चाहे वो सेलफोन के हों या फिर बिजली के खंभे जो कि नदियों से गुजारे जाते हैं, तो उस टावर को खड़ा करने के लिए, चाहे वो पानी में बनाना हो या समतल पे बनाना हो, तो उसके बेस को वेल्डिंग क्रिया द्वारा ही संपादित किया जाता है। अगला है पाइपलाइन में। पाइपलाइन में जैसे कि पानी को एक देश से दूसरे देश में ले जाना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना हो, तो पाइपलाइनें, या फिर तेल है, तेल को, कच्चा तेल है, एक देश से दूसरे देश में ले जाना, तो इसके लिए बड़े बड़े वाहन की ज़रूरत ना हो, इसलिए पाइपलाइनें बिछाई जाती है। तो पाइपलाइनों में भी पाइपों को जोड़ जोड़ के ही बनाया जाता है, तो इसमें भी वेल्डिंग की क्रिया की जाती है। अगला है बिजली विभाग में। बिजली विभाग में भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर बनाना हो, उसके भी बेस जो है वेल्डिंग क्रिया द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। फिर खंभे इत्यादि लोहे के जो भी बनाए जाते हैं, वो भी जोड़ जोड़ के ही बनाए जाते हैं, तो इसमें भी वेल्डिंग क्रिया की जाती है। और एक अंतिम है, ऐसे तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ों पे ही हम फोकस कर रहे हैं। अंतिम है धातुओं की कटिंग में। धातुओं की कटिंग करना हो तो आसानी से गैस वेल्डिंग क्रिया द्वारा धातु को काट सकते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह लगा लेते हैं कि हमें उस धातु को कहाँ से काटना है, फिर उसकी कटिंग क्रिया आसानी से फ्लेम बनाकर गैस की सहायता से की जाती है। फिर अब ये हम बताते हैं आपको कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली कौन कौन सी गैसें हैं। गैस वेल्डिंग में कौन कौन सी गैसें प्रयोग की जाती है। तो गैस वेल्डिंग में दो तरह की गैसों का प्रयोग किया जाता है।
एक तो न जलने वाली गैसें होती है, एक न जलने वाली गैस होती है, दूसरी जो होती है जलने वाली गैस होती है। इन दोनों गैसों की मदद से अधिकतम तापमान प्राप्त करके गैस वेल्डिंग की क्रिया की जाती है। जैसे कि न जलने वाली गैस में देख लीजिए ऑक्सीजन गैस है और जलने वाली गैस में एसिटिलीन गैस है। तो इन दोनों गैसों की सहायता से वेल्डिंग क्रिया सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये दोनों गैसें मिलकर अधिकतम तापमान उत्पन्न करती है, जिसका तापमान करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतने सेंटीग्रेड पे सभी धातुओं की वेल्डिंग लगभग हो जाती है और उनकी कटिंग भी हो जाती है। तो जिनका जितना गलनांक होता है उसके हिसाब से फ्लेम को सेट किया जाता है और गैस वेल्डिंग की क्रिया संपादित की जाती है। तो जान लेते हैं न जलने वाली गैसों की श्रेणी में है ऑक्सीजन, आर्गन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैस। इन गैसों की मदद से जलने वाली गैसों को आसानी से जलाया जाता है। जैसे कि जलने वाली गैसें हैं एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस, रिटार्ड गैस, रिफाइनरी तेल गैस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल केरोसिन गैस। इन दोनों को मिला के भी गैस वेल्डिंग को आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन से उपकरण और औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो गैस वेल्डिंग में सबसे पहले हमें 2 सिलेंडर चाहिए, एक जलने वाली और एक जलने में सहायता करने वाली गैस। तो जलने में सहायता करने वाली गैस है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है गैस क्रिया में सबसे ज़्यादा, गैस वेल्डिंग में या फिर कोई भी वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। दूसरा है एसिटिलीन सिलेंडर, ये जो जलने वाली गैस होती है। तीसरा है ब्लो पाइप, जिससे कि हम वेल्डिंग करते हैं। चौथा है हॉज पाइप, यानी वो पाइप होता है या रबर का बना होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। इसकी सहायता से सिलेंडरों का गैस जो है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं ब्लो पाइप तक लाया जाता है। यानी ब्लो पाइप से सिलेंडर को कनेक्ट करने वाला जो रबर का पाइप होता है उसी को हॉज पाइप कहते हैं। एक होता है प्रेशर रेगुलेटर। ये रेगुलेटर भी 2 तरह के होते हैं, सिंगल एज रेगुलेटर और डबल एज रेगुलेटर होते हैं। इन रेगुलेटरों की मदद से हम दोनों सिलेंडरों का, ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर के प्रेशर को मापने के लिए सिलेंडर के ऊपर इसको टाइट किया जाता है और हमें जानकारी मिलती रहती है कि गैस के अंदर, सिलेंडर के अंदर गैस कितनी भरी हुई है, कितने दबाव पे भरी हुई है और जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कितना यूज कर रहे हैं। ये भी गैस वेल्डिंग की क्रिया में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। उसके बाद है स्पार्क लाइटर। स्पार्क लाइटर की सहायता से हम गैसों को जलाते हैं। ये एक लाइटर होता है जिसको दबाने से स्पार्क निकलता है। उसके बाद अगली होती है नोजल। नोजल जो ब्लो पाइप होती है जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। तो धातुओं की मोटाई अलग अलग होती है, कोई 2 mm की है, कोई 4 mm की है, कोई 6 mm की है, कोई 8 mm की है। तो उसके अनुसार जो है गैस कम ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है
तो नोज़ल का साइज जो है छोटा बड़ा नंबरों से आता है, या तो 1 नंबर की या 2 नंबर की या 3 नंबर की, ऐसे करके क्रम से आती है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गैस निकलने का मार्ग जो है नोज़ल में बढ़ता जाता है। यानी जितनी मोटी धातु होगी उसकी वेल्डिंग करनी हो तो अधिक नंबरों की नोज़ल जो है इस्तेमाल करेंगे। इसलिए नोज़ल कई तरह की बनाई जाती है, उसको बार बार बदला जा सकता है। तो आगे हम नोज़ल को विस्तार से समझा देंगे। जो चीज़ें समझ में पूरी तरह से नहीं आ रही है तो आगे समझा देंगे। अगला है ट्राली। ट्राली होती है सिलेंडर जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज करते हैं, वो भारी होते हैं और उनको हमेशा सीधा खड़ा रखना होता है, क्योंकि उसमें एसीटोन भी भरा होता है, जिसकी वजह से विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो वेल्डिंग करने के लिए, मान लीजिए कि हम मरम्मत कर रहे हैं तो कोई यहाँ टूटा है कोई वहाँ टूटा है, तो उसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए या यूज करने के बाद फिर रखने के लिए ट्राली बहुत ही ज़रूरी है। इसकी सहायता से हम सिलेंडरों को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और वेल्डिंग क्रिया को संपादित कर सकते हैं। फिर है गैस वेल्डिंग हेलमेट। गैस वेल्डिंग हेलमेट जो है, क्योंकि गैस वेल्डिंग क्रिया में हमारे दोनों हाथ बिजी रहते हैं, इसीलिए हेलमेट लगाना ज़रूरी होता है। गैस वेल्डिंग हेलमेट मतलब उस हेलमेट में एक शीशा लगाया रहता है नीले कलर का, जो कि तेज प्रकाश को रोकता है, हमारी आँखों को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए गैस वेल्डिंग हेलमेट लगाया जाता है। फिर एप्रन है, यह एक प्रकार का लेदर का बना हुआ ड्रेस ही होता है, जो कि हम एप्रन कहते हैं, उसको पहन लेते हैं, जिससे कि फ्लेम या उससे उड़ने वाले स्पेटर, जो वेल्डिंग करते हैं स्पेटर बनते हैं, उनसे जलने से बचाता है और कपड़े भी गंदे नहीं होने देता है। ग्लव्स हैं, हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स पहन लेते हैं। शूज हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए कि कोई भी गर्म चीज़ यदि नीचे गिरे तो हमारे पैर ना जले, इसके लिए सेफ्टी शूज पहना जाता है। फिर है एलेन की, इसकी सहायता से गैसों को कम ज़्यादा किया जाता है। ये एक चाबी होती है जिससे हम गैस के प्रेशर को कम ज़्यादा करते रहते हैं, जितना यूज करना हो उसके हिसाब से सेट करते हैं एलेन की सहायता से। गैस वेल्डिंग टेबल। गैस वेल्डिंग टेबल पे इस पे फायर ब्रिक्स होते हैं जो कि अधिकतम तापमान को सहन करते हैं। ये एक प्रकार के ईंट होते हैं जो चिकनी मिट्टी या कई चीज़ों को मिला के बनाए जाते हैं, जिससे कि अधिकतम तापमान पे भी ये पिघलेंगे नहीं। तो इन सब का प्रयोग करके गैस वेल्डिंग क्रिया संपादित की जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि गैस वेल्डिंग प्लांट कैसा होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसको देख लेते हैं। तो गैस वेल्डिंग प्लांट में जैसा कि हमने पहले बताया था कि गैस वेल्डिंग 2 सिलेंडरों यानी एक ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन सिलेंडर की सहायता से वेल्डिंग क्रिया संपादित की जाती है। कम से कम एक सिलेंडर होना चाहिए जो जलने वाला हो। तो जलने वाला सिलेंडर जो है ये वाला एसिटिलीन सिलेंडर, इसका रंग भी लाल रखा जाता है। लाल इसलिए रखा जाता है, लाल से संबंधित इसलिए रखा जाता है ताकि इससे पता चले कि ये विस्फोटक गैस हैं, ये कभी भी विस्फोट करके आग लगा सकती है, बड़ी दुर्घटना कर सकती है। तो इससे कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए इसका कलर भी चेतावनी रंग दिया जाता है। और दूसरा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका कलर जो है ब्लैक रखा जाता है, खतरे से अलग है। ये कलर खतरा को दर्शाता नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी ऑक्सीजन गैस भी खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि दैनिक जीवन में बिना ऑक्सीजन के जीवन भी संभव नहीं है। और जिस प्रकार हमारे जीवन में ऑक्सीजन जितना उपयोगी है उतना ही गैस वेल्डिंग में या वेल्डिंग में
ये प्रभाव ज़्यादा डालती है। इसी की सहायता से इसी को दूर करने के लिए कई चीज़ें यूज की जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को ही दूर करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ऑक्सीजन का पूर्ण दहन हो जाए। जो है एसिटिलीन को अधिकतम तापमान देती है, तो ऑक्सीजन भी वहाँ जल के उसकी सहायता करने लगती है और हमारी वेल्डिंग क्रिया जो है आसानी से संपादित हो जाती है। तो इन 2 सिलेंडरों की मदद से गैस वेल्डिंग किया जाता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे कि ये रेगुलेटर जिसको बताए थे, जिसमें घड़ी नुमा 2 सुइयाँ लगी हुई है। तो इसमें 2 सुई इसलिए लगाई गई है कि एक सुई जो है इस सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है इसमें कितनी गैस भरी हुई है, ख़त्म तो नहीं होने वाला है, कितना दबाव पे भरी है, ये उसका प्रेशर बताता है सिलेंडर का। और इसमें से एक ये जो पाइप निकली हुई है लाल कलर की, ये हौज पाइप कहलाती है। इसका कलर भी लाल रखा जाता है। तो ये रेगुलेटर दूसरी सुई जो है पाइप के प्रेशर को बताती है कि हम जो वेल्डिंग क्रिया में ब्लो पाइप के पास ले जा रहे हैं वो कितना दबाव दे रही है, यानी कितने प्रेशर पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं। एक तो हो गया सिलेंडर का दबाव कि कितनी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, और दूसरी बताती है कि हम कितना यूज कर रहे हैं, कितना प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही सेम टू सेम ऑक्सीजन सिलेंडर के भी ऊपर बना रहता है, ताकि पता चलता रहे कि सिलेंडर में कितनी गैस है, कितने दबाव पे हैं, और कितने दबाव पे हमें यूज करना है उतने सेट कर लेते हैं। यानी अलग अलग धातु की मोटाई के अनुसार उसका प्रेशर भी सेट किया जाता है, और जितना हम यूज करते हैं वो बताता है। तो एक नीले कलर का पाइप देख रहे हैं, तो ये नीले कलर का पाइप ये भी हौज पाइप है। तो इसका नीला या काला कलर रख लिया जाता है, क्योंकि सेटिंग में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लाल लाल से कनेक्ट करते हैं और ब्लैक ब्लैक से कनेक्ट करते हैं, तो सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस प्रकार गैस वेल्डिंग, और ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं, तो ये वेल्डिंग टेबल, इस गैस वेल्डिंग टेबल पे कार्य किया जाता है। इस पर फायर ब्रिक्स रख लिया जाता है और इस पर वेल्डिंग क्रिया को किया जाता है। तो इन 2 गैसों की सहायता से वेल्डिंग किया जाता है। यहाँ पे देखिए टार्च लिखा है, टार्च यानी इसी को ब्लो पाइप कहते हैं। इस ब्लो पाइप की सहायता से ही वेल्डिंग किया जाता है। और एक छोटा सा भाग दिख रहा है जिसको फिलर रॉड कहते हैं, इसको आगे हम फिर एक बार समझाएंगे। तो आइए चलते हैं। ये पता चल गया कि गैस वेल्डिंग जो है कम से कम 2 गैसों, एक एसिटिलीन दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके की जाती है। फिर है, अब हम आपको ब्लो पाइप साफ सुथरा नहीं दिख रहा था, इसको विस्तार से दिखा देते हैं। इसी को ब्लो पाइप या वेल्डिंग टार्च कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ दो कनेक्टर लगे हुए हैं। इन दोनों का कलर भी देखिए अलग अलग रखा गया है। एक का लाल कलर है, दूसरे का ब्लैक कलर है। इसलिए क्योंकि हौज पाइप जब हम देखे थे सिलेंडरों का, तो जलने वाली गैस का लाल कलर था और जलने में सहायता करने वाली सिलेंडर का हौज पाइप जो है ब्लैक या ब्लू कलर का था, जो कि खतरे को नहीं दर्शाता है। तो देखिए इसके एडजस्ट करने वाले वॉल्यूम भी अलग अलग कलर के बनाए गए। तो एसिटिलीन सिलेंडर का जो कि हौज पाइप लाल होता है, वो इसमें लाल वाले कलर में ला के सेट कर देंगे। और इसको कम ज़्यादा करना होगा तो ये लाल वाला जो रेगुलेटर है, कम ज़्यादा करने के लिए तो इससे सेट किया जाता है। और दूसरा हौज पाइप जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर का,
तो उसका कलर जो है ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक कलर वाले एडजस्ट करने वाले वॉल्यूम से एडजस्ट किया जाता है। कम ज़्यादा करना हो कि हमें कितनी मात्रा में यूज करना है, तो इसको घटाने बढ़ाने से हमारी ये जो फ्लेम घटती बढ़ती रहती है। ये नोज़ल के ऊपर बनती है, नोज़ल ये है, तो वही भाग हम यहाँ दर्शा रहे हैं। तो जब हम गैसों को घटाते बढ़ाते हैं तो फ्लेम में अंतर आता है, क्योंकि फ्लेम गैस वेल्डिंग करने के लिए अलग अलग धातुओं का अलग अलग तापमान होता है। तो अलग अलग तापमान पे वेल्डिंग करने के लिए 3 तरह की फ्लेम बना के वेल्डिंग किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि तीनों फ्लेम जो हैं कैसे बनाई जाती हैं, कैसी होती है। तो इतना पता चल गया कि इसका कलर जो है ऐसे होता है। यहाँ से 2 गैसें तो आती है, यहाँ से यहाँ तक 2 गैसें आती हैं, लेकिन इधर 2 मार्ग से आने के साथ साथ यहाँ आगे जो है एक ही मार्ग से आगे जाती है। ये दोनों जो है यहाँ आके चेंबर में मिल जाती है, और आगे जो है इससे आगे जो गैस जाएगी तो एक ही माध्यम से दोनों मिलते हुए जाएंगे। यहाँ तक तो आने का रास्ता जो है 2 अलग अलग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस जाती है, और यहाँ से इस मार्ग में ले जाना हो तो एक ही मार्ग से दोनों मिलते हुए जाती है। और यहाँ पे फ्लेम स्पार्क लाइटर से जला लेते हैं, और सावधानी से जलाया जाता है। कभी भी इसके सामने से नहीं जलाया जाता है, बल्कि नोज़ल के बैक साइड से स्पार्क लाइटर से जलाते हैं, ताकि गैस जले तो हाथ जलने का डर ना रहे। उसके बाद जैसा कि हमने कहा था कि फ्लेम 3 प्रकार की बनाई जाती हैं, तो फ्लेम के बारे में भी जान लेते हैं कि वो 3 कौन कौन सी फ्लेम होती है। 3 फ्लेम बनाई जाती हैं। सबसे पहले वाला जो आप देख रहे हैं, ये यूज के अनुसार पे लिखा गया है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। न्यूट्रल फ्लेम कैसे बनाई जाती हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ लिया था कि गैस वेल्डिंग जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन की सहायता से की जाती है। तो इन दोनों गैसों को कम ज़्यादा करते हैं तो अलग अलग तरह की फ्लेम बनती है। तो न्यूट्रल फ्लेम, इसका नाम ही है न्यूट्रल, यानी ये बराबर बराबर भागों से बनती है। जैसे कि ऑक्सीजन को एक वॉल्यूम खोला जाए और एसिटिलीन को भी एक वॉल्यूम खोला जाए, यानी दोनों की मात्रा को बराबर रखा जाए। चाहे दोनों को 2 वॉल्यूम कर दिया जाए, 2 वॉल्यूम कर दिया जाए, तो जो फ्लेम बनेगी वो न्यूट्रल फ्लेम बनेगी। तापमान बढ़ाना हो तो दोनों को बराबर बराबर ही बढ़ाएंगे, तो फ्लेम जो है न्यूट्रल बनी रहेगी और उसका तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि अलग अलग धातुओं को वेल्डिंग करते हैं तो उनका तापमान भी अलग अलग होता है। किसी का 1000, किसी का 1100, किसी का 1200, किसी का 1500, किसी का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली धातुएं होती हैं। तो जितना होती हैं उसके अनुसार प्रेशर बढ़ा के, गैसों को बढ़ा के फ्लेम को सेट कर लिया जाता है कि हमारी जाब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वेल्ड होगी। मान लीजिए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेल्ड करनी है, उसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके अनुसार गैसों को बराबर बराबर मात्रा में बढ़ा लेते हैं। और ये न्यूट्रल फ्लेम जो है बनती है तो ये 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देती है। अधिकतम तापमान 3200 डिग्री सेंटीग्रेड देती है, जिससे कि लगभग सभी धातुएं जो हैं आसानी से वेल्ड हो जाती है।
फिर यूज के अनुसार 2 नंबर पे आती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसको रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहा जाता है। कार्बोराइजिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इसलिए जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसका नाम रख दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम कार्बोराइजिंग रखा जाता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी एसिटिलीन C2H2 से बना होता है। तो इसकी मात्रा अधिक करते हैं तो अधिक वाला नाम दे देते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। और दोनों बराबर बराबर थी तो न्यूट्रल फ्लेम कही गई। और कार्बन की मात्रा बढ़ गई यानी एसिटिलीन की मात्रा बढ़ा दिए और ऑक्सीजन को थोड़ा कम कर दिए, यानी जैसे 2 वैल्यूम जो हैं एसिटिलीन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 वैल्यूम जो है ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका नाम ज़्यादा वाला रखेंगे, यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम कही जाएगी। तो इसका जो है इस फ्लेम का अधिकतम तापमान जो है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अधिकतम तापमान। इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है उसके प्रेशर को कम करके, यानी दोनों को बराबर बराबर मात्रा में कम करते जाएंगे फ्लेम बनने के बाद, तो वो फ्लेम वही रहेगी, उसका तापमान कम होता जाएगा। क्योंकि जितना हमें चाहिए 1500 चाहिए तो 1500 करने के लिए दोनों के वॉल्यूम घटाना होगा, आधा आधा करना होगा, तब जाके फ्लेम तो वही रहेगी और तापमान घट जाएगा। फिर तीसरी जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी इसका नाम ऑक्सीजन से रखा गया है, तो इससे जाहिर बात है कि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा होगा और एसिटिलीन कम होगी। तो इन दोनों गैसों को कम ज़्यादा करके फ्लेम अलग अलग बनाया जाता है। तो जब हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाते हैं तो ऑक्सीजन को 2 वॉल्यूम कर देते हैं और ऑक्सीजन को 2 भाग कर देते हैं और एसिटिलीन को 1 भाग कर देते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एसिटिलीन को पूर्ण रूप से दहन कर देती है और इसका अधिकतम तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। तो ये जो फ्लेम बनती हैं इसकी आवाज़ से भी पहचाना जा सकता है। यदि आप बार बार गैस वेल्डिंग करते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसके ये जो छोटा पॉइंट है, जो फ्लेम का छोटा पॉइंट है, ये जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं तो ये सख्त होती जाती है, नुकीली होती जाती है और आवाज़ भी तेज़ करने लगती है, क्योंकि ये अधिकतम तापमान को देती है। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में ये पूरी सख्त नहीं होती है, ये दिखाई देती है, इसके 3 जोन दिखाई देते हैं। और न्यूट्रल फ्लेम में दोनों बराबर बराबर गैसें होती है, तो ये मीडियम साइज का ही दिखाई देता है। ये न ज़्यादा सख्त होती है और न ज़्यादा कम होती है, तो ये मीडियम होती है, इसलिए न्यूट्रल फ्लेम कही जाती है। और तीनों का तापमान जो है अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रल फ्लेम प्रयोग की जाती है, जिसका तापमान 3200 होता है। इसमें लगभग सभी धातुओं को जोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ धातुई गुण अलग होते हैं, जिसकी वजह से कार्बोराइजिंग फ्लेम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, इस फ्लेम का ज़्यादातर प्रयोग जो है धातुओं की कटिंग के लिए किया जाता है। इससे धातुएं जो हैं आसानी से कट जाती है। फिर हैं गैस वेल्डिंग के प्रकार। गैस वेल्डिंग 2 विधियों से की जाती है। एक जो है लेफ्ट वर्ड तकनीकी से, ये जो वेल्डिंग देख रहे हैं लेफ्ट वर्ड तकनीकी से, और दूसरी जो है राइट वर्ड तकनीकी से। इसका नाम
इसके कार्य के अनुसार रखा जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेल्डिंग क्रिया दाएं से शुरू कर रहे हैं और बाएं की तरफ जा रहे हैं, तो इसको लेफ्ट वर्ड यानी बाएं हाथ की वेल्डिंग कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट वर्ड में दाएं से बाएं चलते हैं और राइट वर्ड में बाएं से दाएं चलते हैं, यानी राइट की तरफ जाते हैं तो राइट वर्ड और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट वर्ड तकनीकी कही जाती है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसको विस्तार से समझा देते हैं। इसमें जो है फिलर रॉड का कोण कितना रखा जाएगा और ब्लो पाइप, जिससे कि हम वेल्डिंग करते हैं उसको ब्लो पाइप कहते हैं, उसका कोण का एंगल कितना रखा जाएगा, ये सेट किया जाता है। कौन सी जो है मोटी जाब की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी पतली जाब के लिए उपयुक्त होती है। तो ये दो प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल करके गैस वेल्डिंग को किया जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग के बारे में। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में जैसा कि इसको देख रहे हैं, ये जो है फिलर रॉड होता है। फिलर रॉड यानी जिससे कि वेल्डिंग के गैप को भरा जाता है। मान लीजिए कि ये दो जाब की हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो गैप होता है, गैप जो रखा जाता है ताकि ये जाब हमारी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, इसके लिए गैप रखा जाता है। उसके किनारों की तैयारी कर लिया जाता है, साफ़ सुथरा कर लिया जाता है, तब वेल्डिंग क्रिया की जाती है। तो ये जिस रॉड से हम गैप को भरते हैं उसको फिलर रॉड कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में इसको इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। तो इसको फिलर रॉड को जाब की सतह से 30 से 40 अंश के कोण पे दिखाया है। 30 से 40 अंश के कोण पे जाब से रखा जाता है। इसलिए ऐसे रखा जाता है कि हमारा जो है फिलर मेटल ज़्यादा पिघले। और ब्लो पाइप मतलब कि जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, इसका एंगल जो है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है ताकि ये जाब पे ज़्यादा फोकस करे, यानी जाब को मतलब कि आसानी से पिघलाए, यानी अधिकतम तापमान जो है जाब पे ना हो बल्कि फिलर पे हो। क्योंकि लेफ्ट वर्ड तकनीकी जो है पतली जाब की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त की जाती है, उपयुक्त होती है, प्रयुक्त की जाती है। तो लेफ्ट वर्ड तकनीकी में पतली जाबों की वेल्डिंग की जाती है। इसमें दाहिने से शुरू करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग दिखाया है, दाहिने से शुरू करके बाएं आके समाप्त कर देते हैं, यहाँ पे गैस वेल्डिंग को समाप्त कर देते हैं। तो ये जो ब्लो पाइप हैं उसको आगे पीछे करके चलाते हैं ताकि दोनों जाबों पे ज्वाला जो है प्रवेश करे और दोनों किनारों को बराबर मात्रा में ऊष्मा को प्रदान करे। और जिधर जिधर हम नोजल को चलाते हैं, ब्लो पाइप को चलाते हैं, इस फिलर रॉड को भी उसी ज्वाला के पास ही, जहां अधिकतम तापमान रहता है, इसको उसी पास से गुजारा जाता है ताकि ये फिलर मेटल ज़्यादा पिघले और जाब हमारी कम पिघले। क्योंकि ये पतली जाब है, इसीलिए दाहिने से बाएं की तरफ वेल्डिंग करते हुए चलते हैं। तो इस समय जो है अधिकतम तापमान जो है फिलर मटेरियल पे बना रहता है। तो फिलर मेटल जो है ज़्यादा पिघलता है और इन गैपों में भरता जाता है, जैसे कि पीछे भरता गया है। तो ऐसे ही करते अंत तक आके इस वेल्डिंग को कर लेते हैं। तो इसको लेफ्ट वर्ड तकनीकी कहते हैं। और
अगली है राइट वर्ड तकनीकी, यानी दाएं हाथ की तकनीकी। इसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग को बाएं साइड से शुरू करते हैं और दाहिने साइड यहाँ आके ख़त्म करते हैं, इसीलिए इसको राइट वर्ड वेल्डिंग या राइट वर्ड तकनीकी कहा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें फिलर राड का जो है एंगल पहले की अपेक्षा पहले 30 से 40 था और यहाँ 40 से 50 रखा जाता है। इसका एंगल बढ़ा दिया जाता है ताकि फिलर मेटल जो है कम पिघले, यहाँ पे फिलर मेटल कम पिघले, और नोजल का घटा दिया जाता है ताकि ये जाब को ज़्यादा पिघलाए। ये 40 से 50 अंश रखा जाता है, तो ये जाब पे ज़्यादा केंद्रित होती है जो फ्लेम बनती है। तो हमारी जाब यानी जिसको जोड़ना होता है वो ज़्यादा पिघले, क्योंकि इस तकनीकी में मोटी प्लेटों की वेल्डिंग की जाती है। जो 5 mm से ज़्यादा मोटी हो उसकी वेल्डिंग इस तकनीकी से की जाती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस दिशा में यानी बाएं से शुरू करके दाएं की तरफ जा रहे हैं, तो ये वेल्डिंग बीड जो बन रही है तो ऐसे बनती जाएगी। तो इसमें देखिए, इसमें आगे आगे हमारी नोजल चलती है, यानी ब्लो पाइप आगे आगे चलती हैं और फिलर मेटल इसके पीछे पीछे चलता है। और इसके विपरीत लेफ्ट वर्ड तकनीकी में होता था, उसमें क्या होता था, फिलर आगे आगे चल रहा था और ब्लो पाइप हमारी पीछे पीछे चल रही थी। तो पीछे पीछे चल रही थी इसलिए वहाँ पे जाब कम पिघल रही थी, और नोजल यहाँ आगे आगे चल रही है तो इसलिए जाब को ये ज़्यादा पिघलाएगी। तो ये मोटी जाबों की वेल्डिंग करने के लिए राइट वर्ड तकनीकी इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम अधिकतम जाब को पिघलाकर वेल्डिंग क्रिया को कर लेते हैं। तो ये हो गई दोनों तकनीक जिसकी सहायता से हम किसी भी गैस वेल्डिंग को कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू से अंत तक आज पढ़ाया आपको कि गैस वेल्डिंग क्या होती है और किन किन गैसों की सहायता से की जाती है। जलने वाली गैस और न जलने वाली गैस दोनों की सहायता से, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की सहायता से गैस वेल्डिंग की जाती है, फ्लेम जो है उसके अनुसार सेट करके, जैसा कि न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसका इस्तेमाल करके अलग अलग धातुओं की वेल्डिंग करते हैं, जिनका तापमान बताया था हमने। न्यूट्रल फ्लेम का 3200, कार्बोराइजिंग का 3100 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे करके वेल्डिंग क्रिया की जाती है। फिर इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये पानी के नीचे से लेकर समतल तक वेल्डिंग किए जाते हैं। जैसे पुल बनाना हो तो समुद्र के ऊपर पुल बनाना हो, या कोई बिजली के खंभे इस पार से उस पार ले जाना हो, तो गैस वेल्डिंग ही मदद करती है, तभी उसकी मजबूती मिल पाती है। तो ऐसे ये जो है गैस वेल्डिंग दो तकनीकी से की जाती है, एक राइट वर्ड तकनीकी और एक लेफ्ट वर्ड तकनीकी। तो राइट वर्ड तकनीकी में बताए थे कि लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाते हैं, और लेफ्ट वर्ड में राइट से शुरू करके लेफ्ट की दिशा में जाते हैं, और इनका एंगल का ख्याल रखते हैं कि फिलर मेटल का कितना एंगल रखना है और ब्लो पाइप का एंगल कितना रखना है। इन दोनों की सहायता से पतली और मोटी जाबों की वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।